हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने पहली वीडियो से, जो कि है हिस्ट्री। हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है। सेकंड, ये हॉस्टल वार्डन में बहुत काम आएगा। ज़्यादातर पोर्शन आपके इंडियन जीएस से पूछे जाते हैं, जिसमें से एक हिस्ट्री समझ लीजिए आप 20 नंबर्स इंक्लूड करता ही करता है। और प्री हिस्ट्री आई मीन एशियंट हिस्ट्री जो है आपकी, वो कम से कम 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं एशियंट हिस्ट्री से। बाकी आपके मुग़ल एम्पायर से एक आध 2 क्वेश्चन आते हैं, एंड फिर उसके बाद तो मॉडर्न हिस्ट्री से तो आते ही आते हैं, वो तो 100% है। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो लंबी मैं नहीं खींचूँगा, क्योंकि आपको तैयारी जम के करनी है और ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। तो आप लिमिटेड वीडियो होना चाहिए और बहुत ही सटीक जानकारी भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन से। हिस्ट्री क्लासिफिकेशन इससे ज़रूरी है ताकि हम चीज़ों को बहुत ही प्रिसाइजली पढ़ पाएँ और इवेंट्स को जान पाएँ। बिना बैकग्राउंड जाने हम कुछ भी चीज़ों को पढ़ें तो वो फिजूल ही होता है। बी ए स्मार्ट लर्नर rather than learning everything. So let's get started. तो चलिए आइए देखते हैं हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 भागों में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट जिसे प्री हिस्ट्री कहते हैं, दूसरा प्रोटो है, थर्ड हिस्ट्री है। तो ये जानकारी मिलने के हिसाब से ये डिवीज़न है। पहला जो डिवीज़न है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो प्री हिस्ट्री है, तो आप समझिए कि प्री हिस्ट्री जो वक्त है, ये वक्त पे हमारे जो रिटर्न एविडेंस बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। इस समय जो एविडेंस पाए जाते हैं वो बेसिकली टूल्स के ही होते हैं, क्योंकि इस समय इंसान जो थे या ह्यूमन थे वो अभी फुल्ली डेवलप तो हुए नहीं थे। ऑलमोस्ट होमो सेपियंस के पहले वाले पार्ट्स हैं लोग, अभी होमो सेपियंस भी नहीं हुए हैं। चूँकि ये बैंड होके चलते हैं हल्के से झुक के, एक आप समझ लीजिए कि जैसे डेवलप अभी फुल्ली यहाँ पे मैन डेवलप हुआ नहीं है। तो आइए चलिए देखते हैं इसके वक्त क्या है। इसका वक्त 25 मिलियन बीसी से 6000 बीसी दिखा रहा है। 25 मिलियन बीसी से 6000 बीसी। और इसमें जो आपके हिस्से प्री हिस्ट्री के भी और सब क्लासिफिकेशन होते हैं, वो है पहला पैलियोलिथिक, जो कि 25 मिलियन ईयर एगो से 3 मिलियन ईयर एगो है। फिर सेकंड मिडिल पैलियोलिथिक एंड थर्ड अपर पैलियोलिथिक। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मिलियन से 30,000 ईयर एगो, और अपर पैलियोलिथिक 30,000 ईयर एगो से 10,000 ईयर एगो। एंड उसके बाद ये तो पैलियोलिथिक के सब डिवीज़न थे। अब आते हैं उसके बाद के पीरियड में, जिसको मेसोलिथिक कहते हैं। और ये मेसोलिथिक पीरियड जहाँ पे है, ये आप समझ लीजिए कि मिडिल स्टोन एज के नाम से फेमस है। मिडिल स्टोन एज जिसे कहा जाता है। और न्यू लिथिक जो है वो न्यू स्टोन एज है। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा आगे चल के। फिर आप देखिए प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री जस्ट प्री हिस्ट्री के बाद का पीरियड है, और जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री उससे जस्ट पहले का पीरियड है। तो प्रोटो हिस्ट्री में आपके आते हैं कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवीजन है 5000 से 600 बीसी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं बीसी कहीं पे लिखा हूँ, कहीं पे मिलियन ईयर एगो। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि आप अभी प्रेजेंट में हैं, और आज से ईसा पूर्व की आप देखेंगे शुरुआत करेंगे, जो कि जॉर्ज कैलेंडर होता है, जॉर्जियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। तो उसे हम ज़ीरो सेंचुरी भी बोलते हैं, ज़ीरो ईयर भी बोलते हैं, जब जीसस का बर्थ हुआ था। उसके बाद से आज हम 2023 में चल रहे हैं। लेकिन जब आप पीछे पास्ट में जाएंगे तो हम बीसी में चलते हैं, जैसे कि 100 बीसी, 200 बीसी, और भी पीछे चलते जाएंगे तो बीसी में काउंट होंगे सब। वहाँ पे हम माइनस का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन माइनस स्केल के बजाय हम बीसी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है बीसी और मिलियन ईयर एगो मीन्स ईयर एगो में, सिर्फ 2000 ईयर्स का फ़र्क पड़ता है। तो ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं, इसीलिए मैंने वहाँ पे मिलियन ईयर एगो लिखा है। अब मैं उसको बीसी में लिखने जाऊँ तो कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा उस चीज़ का। आप बीसी लिख सकते हैं या मिलियन ईयर एगो भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ख्याल रखिए जब आप प्रोटो हिस्ट्री में आएंगे तो आप बीसी का मेंशन ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब एज प्रॉपरली डिफाइंड होने को शुरू हो जाती है, जबकि उससे पहले जो प्री हिस्ट्री है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं रहती है। इसीलिए हम बीसी या मिलियन ईयर एगो में मेंशन कर सकते हैं उसे, बट प्रोटो हिस्ट्री में आपको ऐसा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हम कॉपर एज की बात करते हैं तो 5000 बीसी से 3500 बीसी। अब ये 35 मैंने अगले वाले में भी रखा है,
हालांकि बीच में ट्रांजिशन पीरियड आता है तो हम, लेकिन फिर भी उसे इतना मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट डेट कभी एग्ज़ाम में पूछता नहीं है। फिर ब्रॉन्ज एज देखते हैं। कॉपर मिलने के बाद ब्रॉन्ज मिल गया था, तो ब्रॉन्ज एक्चुअली में ब्रॉन्ज मिला नहीं था, ब्रॉन्ज बनाया जाता है। ब्रॉन्ज बनाने की प्रक्रिया है आपका कॉपर प्लस टीन मिला के। तो ये समझ लीजिए कि एडवांसमेंट हो गया टेक्नोलॉजी में उनके। तो ये 3500 से 2000 BC। और ब्रॉन्ज एज आपको ध्यान होगा ये वही पीरियड है जब मोहनजोदारो, आपने शायद मोहनजोदारो एक फिल्म भी देखी होगी, आई होगी ऋतिक रोशन की, या पता नहीं आपने लोग ने देखा होगा कि नहीं, लेकिन एंटरटेनमेंट पर्पज़ से आप कुछ जानकारी वाली मूवी देखा करिए मेरे हिसाब से। फिर आगे चलते हैं आयरन एज। अभी आयरन मिला नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब 2000 जो 1500 BC जो बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये उसी समय का पीरियड है। अब 1500 जो BC है, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आर्यंस जो कोई 3-4 थ्योरीज आर्यंस के बारे में मिलती है, जैसे कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे। जैसे मैक्स मलर की थ्योरी है कि सेंट्रल एशिया से आए थे। और भी कई थ्योरीज़ हैं जो कहते हैं कि यूरोपियन थे, कोई ग्रीक समझते हैं, कोई फिर ये आपके समझते हैं कि ये सप्त सिंधु रिवर के ही वेस्ट साइड में रहते थे। तो अलग अलग थ्योरी है, जैसे कि एक बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत बाल गंगाधर तिलक द्वारा दी गई एक थ्योरी थी, जिसमें ये मेंशन था कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर से आए हैं, चूँकि ऋग्वेद में जैसा मेंशन था कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात। और हालांकि ये सबसे पहला, इसे वैदिक काल भी कहा जाता है, चूँकि इन्होंने वेद लेके आया था ऋग्वेद। हालांकि बाकी वेदों का यहाँ पे अभी लिखा नहीं गया था, यहाँ पे सबसे पहले जो वेद आया था वो सबसे पहला एक ही बुक था, वो था ऋग्वेद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो मैं हर कुछ आपको यहीं पे बता दूंगा, तो आगे बताने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं हिस्ट्री में। ये हिस्ट्री वो पार्ट है जहाँ रिटर्न एविडेंस भी मिलते हैं और रीड भी किए जा सकते हैं। चूँकि आप लास्ट पे जैसे देखिए कि प्रोटो हिस्ट्री के जो आयरन एज था, वहाँ पर भी ऋग्वेद पीरियड आ ही चुका था। मीन्स वहाँ पर के जो बुक थे वो पढ़े जा सकते थे, लेकिन वो इमर्जिंग पीरियड था। और जो शुरुआत के जो पीरियड थे प्रोटो हिस्ट्री में, वहाँ पर के जो रिटर्न एविडेंस थे उन वो पढ़े नहीं जा सकते। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्री हिस्ट्री को अब थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। प्री हिस्ट्री, जैसे कि इसमें आप सबसे पहला जो पॉइंट आप देख रहे होंगे, दिस इज़ दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री विच हैज़ नो रिटर्न एविडेंस। मैंने आपको पहले ही ये समझा चुका है और समझा दिया है। एविडेंसेस, अब एविडेंसेस जो हमको मिलते हैं यहाँ पे टूल्स के मिलते हैं और रॉक पेंटिंग्स के प्री हिस्ट्री में। अब जनरली टूल्स जो होते थे वो बड़े होते थे साइज़ में, है ना, और बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था शिकार विकार के लिए या कुछ भी तोड़ने फोड़ने के लिए। और ये जंगलों में निवास करते थे, शिकार करते थे, दौड़ते थे जानवरों के पीछे। इस समय वो हंटिंग, गैदरिंग और फ्रूट कलेक्टिंग यही सब काम करते थे। अभी ये आगों से, जो आग था उससे भी ज़्यादा इनको आग बनाना या आग लगाना नहीं आता था। आग लगाने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि दो लोगों के बीच में आग लगाना है। आग का आविष्कार एक तरह समझ लीजिए कि अभी हुआ नहीं था। अभी ये कच्चे मांस खाते थे और फल फ्रूट्स खाते थे, और फूड जो आपकी सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां, बस वही सब ये खाते थे। और अभी ये इसी समय के आखिरी आखिरी में होमोसेपियंस का इमर्जिंग होगा। होमोसेपियंस मतलब आज के जो मॉडर्न ह्यूमंस के अबाउट टू जो मॉडर्न ह्यूमंस है, मतलब मीन्स जो रीढ़ की हड्डी थी अब धीरे धीरे सीधी हो चुकी थी ऑलमोस्ट, पहले थोड़े झुक के चलते थे। और फिर आप जैसा कि यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम ह्यूमन डिपेंड्स अपॉन, हाँ, तो आप समझ लीजिए कि इन्वायरमेंट पे फुल्ली डिपेंड रहते थे अपने सर्वाइवल, और क्लाइमेट के हिसाब से ये शिफ्ट हो जाते थे। अब कहीं पे जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ी तो ये वहाँ से हट जाएंगे या रिवर साइड में चले जाएंगे या फिर कोल्ड एरिया पे चले जाएंगे, और ज़्यादा कोल्ड आई तो वापस से केव में आके छिप जाएंगे। दे नेचुरली लिव्स नियर वैली। अब ये वैलीज़ में रहते थे, है ना, केव्स में रहते थे, जंगल्स में रहते थे। अभी इनका कोई सर्टेन घर नहीं था, है ना। और ये शुरुआती दौर पे क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और ड्राई हुआ करता था। हालांकि एक समय था जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, फिर उसके बाद कोल्ड टाइम आया जिसे आइस एज कहा गया, है ना। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि फ्रूट गैदरर और हंटर थे, और ज़्यादातर जो पार्ट था वो 12,000 BC तक, लमसम 12,000 BC तक आइस से कवर्ड हुआ करता था। इवेंचुअली बिगन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। तो ये बात की बात है, मीन्स जो डोमेस्टिकेशन है वो तो धीरे धीरे करके चला, लेकिन वो प्रोटो हिस्ट्री में हमको देखने मिलता है। लेकिन एमर्जिंग हुआ तो मैंने इसीलिए एमर्जिंग लिखा है यहाँ पे। आपको शुरुआती दौर पे ये सब देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि प्री हिस्ट्री तो वैसे ही खुद भी बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड है। प्री में पेलियोलिथिक, लोअर पैलियो, मिडिल और अपर में, है ना। चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में।
दे यूज टूल मेड अप ऑफ स्टोन बोन्स, लेटर ऑन द डिस्कवरी ऑफ कॉपर दे शिफ्टेड प्रोग्रेसिवली। ये भी इमर्जिंग की बात है। लास्टली द एमर्जेंस ऑफ स्प्रेड अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन सच एज सुमेरियन, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना एंड इंडस वैली। तो मैंने यहाँ पर इमर्जिंग ये पार्ट को लिख दिया, चूँकि आखिरी में हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये आगे के पार्ट हैं। और आगे का पार्ट आपका प्रोटो हिस्ट्री में तो आ ही जाते हैं, जैसे कि ये देखिए प्रोटो हिस्ट्री में हम पहुँच ही गए। तो प्रोटो हिस्ट्री ये आपका जो प्री हिस्ट्री और रिकॉर्डेड हिस्ट्री के बीच का बात है। द एग्जैक्ट टाइम फ्रेम ऑफ प्रोटो हिस्ट्री कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल रीजन एंड कल्चर एंड क्वेश्चन। एक्चुअली जो ये यहाँ पे लाइन कही गई है उसका ये मतलब है कि ये जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसके डिपेंडेंस का उस पर ज़्यादा डिपेंड रहती हैं ये सब चीज़ें। अब मान लीजिए हम इंडिया में हैं तो इंडिया की प्रोटो हिस्ट्री का टाइम कुछ और है। मैंने हालांकि जो प्रोटो हिस्ट्री मेंशन किया है वो इंडिया के हिसाब से ही किया है, लेकिन अगर आप अदर मेसोपोटामिया और सुमेरियन साइड जाएंगे तो उनका थोड़ा टाइम पीरियड पहले होगा, और इसे ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है। ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम ब्रॉन्ज एज टू आयरन एज, है ना। अब कॉपर पीरियड प्री हिस्ट्री के आखिरी में आ चुका था पहले ही, और ये ट्रांजिशनल पीरियड है तो यहाँ पे सीधा ब्रॉन्ज एज मैंने लिख दिया, और फिर ये आयरन एज में शिफ्टिंग हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड इमरजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब ये वही वक्त है जहाँ पे आपका आईवीसी, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल, ढोलावीरा, सुरकोटदा और भी बहुत सारे मेहरगढ़, ये सब अनेक प्रकार की जगहें थी जहाँ पे सिविलाइजेशन, मतलब ये सारे सिविल इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंतर्गत आते थे। और यहाँ पे एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन शहरों का बसना हो ही गया था, जैसे आप ऊपर तस्वीर में आप देख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे वेल प्रिपेयर्ड तस्वीर शहर बसा हुआ है, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम है और बाथ सिस्टम है, सीटाडेल है जहाँ पे अमीर नहीं बोलूँगा लेकिन सीटाडेल जहाँ पे ऑफिसर पद के लोग रहते थे, जो वेस्ट साइड के ऊंचे हिस्से में होता था। और बाकी जो लोअर जो बिज़नेस क्लास लोअर हैं आपके ये साइड में देखेंगे ईस्ट वाले हिस्से में। और फिर आप जाते हैं, चलिए बात की बात ये बताना, तो अब आते हैं हम दे शिफ्टेड टूवर्ड द प्लेन्स एंड रिवर्स एंड नोज एग्रीकल्चर। जैसे कि मैंने बताया प्रोटो हिस्ट्री प्री हिस्ट्री के बाद का पीरियड है, तो यहाँ पे धीरे धीरे लोग अब अर्बनाइज हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है अब केप से निकल के आ गए होंगे, और अब फार्मर ये सब उनको एनिमल हस्बेंड्री तो आ ही गया होगा, तो इन्होंने धीरे धीरे एक अर्बनाइजेशन की तरफ शिफ्ट किए होंगे। तो एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन ये नहीं है। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन जो आने वाला है वो बहुत ही आसान होगा आपको समझने में, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप यही समझिए कि ये जो क्लासिफिकेशन है ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ये बस हमारे एविडेंसेस के हिसाब से हैं कि रिटर्न, नॉन रिटर्न और रिकॉर्डेड, जो मतलब रिटर्न और रीडेबल दोनों है। एक रिटर्न और नॉट रीडेबल है, और एक रिटर्न है ही नहीं, उसमें मिलते ही नहीं रिटर्न उसमें। अब आगे चलते हैं, की साइट्स जो अब हैं वो आप जान लीजिए। की साइट्स में जो स्पेशल जो साइट्स पाए गए हैं इनके एविडेंसेस पे, वो है आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, साउथ एशिया एंड द सुमेरियन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन। ठीक है, अब एविडेंसेस पे आते हैं। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया है कि लिटरेरी सोर्स होंगे बट नॉट रीडेबल होंगे, तो आप ये समझ लीजिए। बट आफ्टर ऋग्वेदिक ये शुरुआत हो गई थी कि आप पढ़ सकते हैं। ऋग्वेद में ऐसा हो गया था, चूँकि ट्रांजिशनल पीरियड है तो जाहिर सी बात है कुछ समय तो बिना पढ़ाई के ही हुआ होगा, मतलब लिखे जाते होंगे लेकिन आज के समय के लिए अंडरस्टूड नहीं होंगे, लेकिन ऋग्वेद ऐसी थी जो अंडरस्टूड अब की जा सकती है। और क्या क्या एविडेंस मिले हैं, टूल्स मिले हैं। टूल्स जाहिर सी बात है मैं आपको आगे चल के बताऊँगा टूल्स कैसे हैं। पॉटरी, सिल्स, बेड्स। पॉटरी समझ लीजिए आपके मटके को बोलते हैं। सील मीन्स थप्पे लगाना, सील जो आज का सील होता है, सील आप सील मोहर, मोहर जिसे कहते हैं। बेट्स हो गए, बेट्स यानी कौड़ी, और ये सब आप समझ रहे होंगे कि दाम वाम जो आप लगाते थे ये सब। व्हील्स हो गए, व्हील्स का आविष्कार भी हो ही गया था, और फायर का भी आविष्कार इसी समय हुआ था। ऑलमोस्ट नहीं, फायर का आविष्कार तो प्री हिस्ट्री में ही हो चुका था वो, लेकिन लास्ट था इमर्जिंग टाइम पे। एग्रीकल्चर और क्वाइन, पोर्ट और हार्बर, ये सब एविडेंसेस हमको मिलते हैं देखने को लिए। चलिए अब आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री जिसमें रिकॉर्डेड आपको एविडेंसेस मिलते हैं, और जैसे कि इसमें लिखा है हिस्ट्री इज़ द पीरियड हुज इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द रिकॉर्डेड और रिटर्न रिकॉर्डेड फॉर्म। ह्यूमन ऑफ दिस पीरियड वर सिविलाइज्ड। अब यहाँ के लोग शहर में रहते थे, सिविलाइज्ड थे, वेल मैनर्ड थे। अब आपको जान के हैरानी होगी कि डबल स्टोरी बिल्डिंग भी थे यहाँ पर के, और इनके जो विंडोज़ थे ये रोड साइड नहीं खुलते थे।
और यहाँ के लोग इतने ज़्यादा सिविलाइज थे कि इनका अलग से बाथ टब हुआ करता था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। धोलावीरा में बहुत फेमस, धोलावीरा का जो जगह है वो इसी के लिए फेमस है कि बहुत अच्छे रिजर्वायर थे और साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छे से बनाए गए थे। तो एक ये वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन में से एक है आईवीसी। और आईवीसी के बाद जस्ट ऋग्वैदिक काल जो स्विच होता है, उस समय ये और अर्बनाइज हो जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे जनपद में बढ़ते हैं। अब चूँकि आईवीसी वाले किसी फ्लड की वजह से, नेचुरल कॉज या डिस्ट्रक्शन की वजह से आईवीसी वाले वहाँ से गायब हो गए और वहीं पे एक इमरजेंस हुआ किस चीज़ का, ऋग्वैदिक काल का। अब ऋग्वैदिक भी कुछ हिस्सों में डिवाइड है। ऋग्वैदिक अपर ऋग्वैदिक का, लोअर ऋग्वैदिक काल, मिडिल एंड अपर। तो अपर ऋग्वैदिक काल ये 600 बीसी के आसपास की बात है, जब वो सेंट्रल एशिया में पुश हो जाते हैं। जैसे कि उस साइड के सिविलाइजेशन जो समझ लीजिए आप सेंट्रल एशिया के हैं, वहाँ पर से जब इन्वेजन्स होते हैं या अटैक्स होते हैं तो अब धीरे से ये खुद को सेव करने के लिए आर्यंस जो हैं वो सेंट्रल एशिया के अंदर घुस जाते हैं। अब आप सेंट्रल एशिया में जब ये एंटर करते हैं तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो क्षेत्र है, ये जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये इस यहाँ पे आके बस जाते हैं। अब ये जो जनपद हैं ये बाद में 16 महाजनपद के नाम से जाने जाते हैं। और 16 महाजनपद में आप ये देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मगध। ये मगध बहुत ही फेमस प्लेस है। जो भी शुरुआत आपके हरंका डायनेस्टी की शुरुआत हुई है, लमसम जो मैं आपको एक मोटा मोटे तौर पे 541 बीसी से आप समझ लीजिए 321, क्योंकि 541 में हरंका डायनेस्टी जो बिम्बिसार, फिर बिम्बिसार के बाद कालाशोका, फिर लास्ट में उदयन का फिर पतन के बाद गुप्ता साम्राज्य की शुरुआत होती है। ये वही है आप जहाँ पे आपकी गुप्ता एम्पायर की शुरुआत होगी इसके बाद वाले पीरियड में। तो चूँकि मैंने प्रेजेंट कहा है तो आप समझ लीजिए कि इसमें सभी कुछ आ जाते हैं। अब इसमें आपकी सॉरी गुप्ता बोल रहा हूँ, अच्छा मौर्य एम्पायर्स। तो 321 बीसी से 185 मौर्यन डायनेस्टी यहाँ पे आ जाएगी। मौर्यंस और मौर्यंस के बाद आपकी फिर शिशुनाग भी आ जाती है। शिशुनाग की शुरुआत, फिर नंदा डायनेस्टी भी आती है। तो धीरे धीरे ये आपकी महाजनपद काल ख़त्म होने के बाद एक बड़े बड़े डायनेस्टी का जो एक्सपांशन होता है, जिसे अखंड भारत का नाम से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है और आजकल बहुत चर्चे में भी चलते हैं अखंड भारत, आपने सुना ही होगा। जो अशोका ने जो सपना देखा था उसे पूरा किसी हद तक किया, बट वो आखिर में बुद्धिज़्म में कन्वर्ट बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लिया उसने और इसने हिंसा बंद कर दी। क्योंकि जब तक अशोका ज़िंदा रहा तब तक बहुत ही शासन अच्छे से चले, उसके बाद धीरे धीरे पतन हो गया। आइए चलिए हम देख लेते हैं प्री हिस्ट्री की जो डिवीज़न है उसमें से कुछ कुछ चीज़ें। ज़्यादा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप आराम से रोक के इसे लिख सकते हैं, बट फिर भी आप ज़्यादा रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा। अभी शुरुआती दौर पे आप उतना ज़्यादा लिखिएगा मत, क्योंकि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है शुरुआत वाले पार्ट्स। रेयरली कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं, बट ये आपके समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जान लीजिए कि लोअर पैलियोलिथिक एज, ये देख रहे हैं आप कि लोअर पैलियोलिथिक जो एज है ये 25 मिलियन से 3 मिलियन। अब ये देखिए कि मैंने इसमें क्या लिखा है, लार्जर पार्ट कवर्ड विथ आइस एज। अब शुरुआती दौर था तो आइस एज कवर्ड था। अब इन लोग जंगल में रहते थे, अब ठंडी से बचने के लिए सॉरी केव्स में रहते थे, और कुछ कहीं पे जहाँ पे आइस एज नहीं आया था वहाँ पे जंगल में रहते थे, और रिवर्स वैलीज के पास भी रहते थे। खाना बदोश का मतलब है घूम घूम के खाते थे एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कहीं पे आप कंज्यूम कर रहे हैं फूड तो वो ख़त्म होगा ही होगा। वो फ्रूट गैदरर थे, हंटर थे, और अभी फायर के बारे में भी उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था। और फायर के बाद आप देखेंगे लार्ज साइज टूल हुआ करते थे जैसे मैंने आपको बताया, और चॉपर, स्क्रैपर्स, ये उनके टूल्स के नाम हैं जो रखते थे। अभी इस समय होमो सेपियंस नहीं कहते थे, उनको होमिनिड स्पीसीज कहते थे, जो अफ्रीका में मर्ज्ड हुए थे। ये आप समझ लीजिए कि ये माइग्रेट होना चालू किए थे अफ्रीका से। अब कुछ जानकारियाँ जो इंडिया से प्राप्त होती हैं, एविडेंसेस जो मिलते हैं,
वो है बोरी महाराष्ट्र, सोन वैली आपका पंजाब में पड़ता है, और बेलन वैली यूपी, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, और भीमबेटका नर्मदा वैली। हालांकि मैं भीमबेटका एक बार गया हूँ, आप भी जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और दिल आपके बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा आपको अपने सिविलाइजेशन के बारे में जानकर। वहाँ पे आपको तस्वीर देखने मिलेगी, वहाँ पे रॉक पेंटिंग्स हैं। हालांकि जो रॉ टूल्स हैं वो अब तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो भी वहाँ पे आसपास आप समझ लीजिए कि म्यूजियम्स होंगे वहाँ रखाए होंगे। बाकी जितनी पेंटिंग्स आपको देखने मिलेगी जो कि बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग है, आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ मिडिल पेलियोलिथिक की। 3 मिलियन से 50,000 ईयर एगो कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग फायर। अब ये फायर जनरेट मतलब फायर बना पत्थर को रगड़ के फायर करना, और आप जानते हैं अलग अलग तरीके से जो लकड़ियों को घिस के फायर क्रिएट करना, वो सब इनको आने लगा था। अब इनके पास वेराइटी ऑफ टूल्स आ गए थे स्क्रैपर्स के, है ना। और अब फ्लेक भी की अलग इंडस्ट्री, आप समझ लीजिए इंडस्ट्री मतलब आज का मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं, फ्लेक इंडस्ट्री मतलब अब फ्लेक ज़्यादा तादाद में इन लोग बनाने लगे थे। और नोज ब्यूरियल का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि अब ये इंसानों को मतलब अपने ही पार्टनर को दफनाने के काबिल हो चुके थे, और ये जानते थे कि क्या करना है उनके डेड बॉडी को। लार्ज एविडेंसेस ऑफ फ्लेक, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था फ्लेक इंडस्ट्री, तो एविडेंसेस बहुत ज़्यादा मिले हैं, और एविडेंसेस फाउंड नियर नर्मदा वैली एंड तुंगभद्रा। और कहाँ पे मिले हैं? फुट हिल्स ऑफ बेलन वैलीज अब शोज ग्रेटर फॉसिल ऑफ एनिमल एंड कैटल एंड डियर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर फ्लेक्स भी मिले हैं साथ में, मैं ये मेंशन करना भूल गया हूँ यहाँ पे। और तो आप समझ लीजिए कि ये हंटर बहुत ही ज़्यादा हंटिंग पे डिपेंडेंसी थी इनकी, और साथ ही साथ ये फ्लेक का इस्तेमाल करते थे उनकी चमड़ियों को उतारने के लिए। अभी अपर पेलियोलिथिक में आते हैं, ये मोर एडवांस्ड है इनका। अब धीरे धीरे ये होमो सेपियंस में अब कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये न्यू फ्लिंट इंडस्ट्री एंड मैन एंड नाउ मोर मॉडर्न। तो यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य है कि अब जो फ्लेक था और फ्लिंट जो छोटे छोटे आपके टूल्स थे वो ज़्यादा तौर पे बनने लगे, और जो इंसान थे मतलब होमो सेपियंस वो अब और ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए थे। टेक्नोलॉजी एडवांसेस, स्पीयर थ्रोअर, हार्पून्स, मैं आपको दिखाऊंगा ये सब क्या है। ब्लेड, जेवलिन, जो थ्रो करते हैं आप जानते ही होंगे, निडल और परफोरेटर। ये 7 का मतलब ये है कि ये इतने तादाद में वहाँ पे पाए गए थे। और यूज़ ऑफ ब्लेड्स एंड ब्यूरेंस विच हैव बीन फाउंड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल एमपी, साउदर्न यूपी, झारखंड एंड एडजॉइनिंग एरियाज। जो भी आसपास की जगह पे वहाँ पे ये सब मिले गए थे, ब्लेड्स मिले थे, ब्यूरेंस मिले थे, है ना। और चलिए ना मैं आपको बताऊंगा इस सब के बारे में आगे भी। केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, केव्स एंड रॉक शेल्टर डिस्कवर भीमबेटका। अभी भी भीमबेटका के बारे में बात ही हुई, तो आप समझ लीजिए कि भीमबेटका आपको पेलियोलिथिक एज में 100% तो मिल ही रहा है। और बीलन वैली शुरुआत से चल रहा है, सोहन वैली भी शुरुआत से ही है, बोरी महाराष्ट्र भी, नागार्जुन कोंडा भी। तो ये कुछ कुछ खास क्वेश्चन अराइज ऐसे ही होते हैं कि साइट्स के बारे में पूछ लिया करता है पेलियोलिथिक एज से, कि पेलियोलिथिक एज की साइट्स कौन सी है, या फिर इनमें से जो साइट्स दिए हुए हैं उनमें से पेलियोलिथिक पीरियड की कौन है ना। तो ऐसे सवाल मैंने देखे हैं, आए हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। और इसे ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलिए देखते हैं हम मेसोलिथिक एज के बारे में। ये पैलियोलिथिक एज की समाप्ति होती है, ट्रांजिशन पीरियड जो आपका अपर पैलियोलिथिक के पास जो ट्रांजिशन होता है ये मेसोलिथिक एज में जाता है। मेसोलिथिक को हम माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें माइक्रो यानी स्मॉल और टूल्स, लिथिक मीन्स टूल, तो हम स्मॉल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप राइट साइड में देख सकते हैं बोन्स एंड आइवोरी यूज्ड, आइवोरी, बोन्स के साथ आइवोरी का इस्तेमाल किया गया है, ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है। ब्लेड, नाइफ्स, चीसेल्स, ये जो आपको लंबी से दिख रही है वो चीजल्स है, चीजल बनी हुई है घिसके छिलने वाली। ट्राइंगल, ब्यूरिन, डैगर, पॉइंट। तो मैं आपको चलिए जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आप वरना सोचेंगे कि इसमें से क्या 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 है। तो ये जो है आइवोरी के साथ है, बोन्स के साथ आइवोरी, और ये आपकी चीजल है। अब ये देख लीजिए आपकी जो है ब्लेड है, ये आपकी एक्स के अंदर ही आता है। एक्स हालांकि ये नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि एक तरह का ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल आप बोल सकते हैं, ड्रैगर, ट्रायंगल इसी में आ जाते हैं। पॉइंट्स, आपको इनमें दिख जाएगा,
मैं आपको यहाँ पे मार्क नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि साइड में बहुत ज़्यादा साइड हो जा रहा है। ये कोर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और ये आप देख सकते हैं डैगर, जिसको बोलते हैं डैगर। आज के टाइम पे भी डैगर हमारे पास मिल ही जाता है जनरली। अब आइसेज चूँकि यहाँ पे ख़त्म हो रहा था और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वार्म होने चालू हुए थे, तो अब ग्रासलैंड निकलने चालू हुए थे। जैसे आपको पता है वार्मर जैसे जैसे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पिघलेगा, ज़मीन से पिघल के पानी नीचे लेवल जाएगा और घास ज़मीन से उग के आएंगे। बिहेवियरल एविडेंसेस हमको मिलते हैं। अब लोग पहाड़ी क्षेत्र छोड़ के प्लेन में आने लगे थे, केव्स, है ना, केव्स छोड़ के। अब टूल जो हैं वो बोन के इस्तेमाल होते थे और स्टोन का भी यूज़ किया जाता था और वुड का भी इस्तेमाल किया जाता था। आप देख सकते हैं जैसे कि आप राइट साइड में भी दिखा रहा था मैं आपको। माइक्रोलिथ के बारे में बता दिया हूँ कि इसे माइक्रोलिथ भी कहते हैं। एग्रीकल्चर एविडेंसेस के बारे में जैसे हम जानते हैं, तो आपने शायद एनसीईआरटी पढ़ा होगा कि यार पता नहीं पढ़ा होगा, मतलब 6 क्लास में हर 6 क्लास की बुक में ऑलमोस्ट रहता ही रहता है ये बात कि कॉटन एग्रीकल्चर के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से तो मिलते ही, हमको देखने को मिलते हैं। हमने बचपन में ये बात पढ़ी रखी है। और ये जो मेहरगढ़ पाकिस्तान किन के बीच के, कौन से हिल्स के बीच में है? सुलेमान और किरथर हिल्स के बीच में। अब इस टाइम के लोग डॉग एज अ पेट रखने लगे थे, पालन करने लगे थे। चूँकि आप जो पैलियोलिथिक का टाइम पढ़ रहे थे, पैलियोलिथिक के जो टाइमलाइन था उसमें पहले डॉग जो आते थे वो इंसानों के पास बैठा करते थे, तो अभी इंसान जैसे पकड़ने जाते थे तो भग जाते थे। और साथ में वो जानवरों का पीछा करते भी थे और लोकेशन चेंज करने के लिए भी, क्योंकि जान रहे हैं कि जानवर एक बहुत अच्छे शिकारी होते हैं और वो दूसरे जानवरों को खोजते हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे करके वो अपना पहुंच बढ़ाते गए। और जैसे कि वो अपना पहुंच बढ़ाए तो धीरे धीरे देखे कि वो अब बैठने लग रहे हैं वो जानवर उनके पास। तो लेटर ऑन वो बहुत अच्छे साथी बन गए और बाद में वो एज अ पेट उनको रखने लगे। अब इस समय के लोग हंटर और फूड गैदर तो थे ही, साथ में फिशिंग भी करना सीख गए थे। एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि आप समझ रहे हैं कि हस्बेंड्री यानी डोमेस्टिकेशन होने लगा था, उनका ग्रोथ किया जा ब्रीडिंग की जाती थी। अब उनसे मिल्क भी निकाले जाते थे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी। और पेस्टोरल फार्मिंग यानी सिंपल बात है कि वो चरवाहे थे, है ना। पॉटरी मड ये सब उनके लिए अब आम हो गया था, पॉटरी वॉटरी मड का बनाना। और जैसे आप झोपड़पट्टी यहाँ पे देख रहे हैं वो मड का इस्तेमाल करके बनाते हैं थे। शार्प टूल्स लाइक हैंड एक्स, नाइफ, ये उनके हथियार हुआ करते थे और शार्प भी होने लगे थे उनके टूल्स। अब इमर्जिंग ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, इनके आखिरी पीरियड में एक नए सिविलाइजेशन का इमरजेंस होना शुरू हो गया था। अब आगे चलते हैं न्यूलिथिक पीरियड में, बात करते हैं न्यूलिथिक के बारे में। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है तो हम चलिए जान लेते हैं हमने अभी पढ़ा है जो जो चीज़ों को। सबसे पहले हमने जो पढ़ा है वो है प्री हिस्ट्री के बारे में। तो आइए चलिए देख लेते हैं। प्री हिस्ट्री में पैलियोलिथिक पढ़ लिया हमने, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, उसके बाद हमने मेसोलिथिक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे न्यूलिथिक। तो न्यूलिथिक में हम पहुंच गए। ये चलिए इसको न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, न्यू स्टोन एज। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि ये स्टोन एज का समय अब बस जा ही रहा है और ये ट्रांजिशनल पीरियड के नाम से भी फेमस है। इस पीरियड को ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है। 7000 से 6000 BCE एंड लास्टेड अंटिल अराउंड 2000। चूँकि 2000 वो समय है जब मोहनजोदारो, हड़प्पा से यानी IBC सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन केम टू एग्जिस्टेंस, मीन्स वो आ चुके थे। और उस समय अब धीरे धीरे ये ब्रॉन्ज एज में हम घुस रहे थे, मीन्स कॉपर एज। इन्हीं के बीच में जो ट्रांजिशनल पीरियड है 6000 से समझ लीजिए कि 2000 के आसपास, यहाँ पे कॉपर एज आ चुका है 3000 से 2000 के बीच में। और कॉपर एज के बाद अब धीरे से ब्रॉन्ज एज भी शिफ्ट करेगा। तो लोकेट इसे देखिए अभी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेटेड इन इंडस वैली, इंडस रिवर वैली। तो इंडस रिवर के जो साइड में जो वैलियाँ थी, जो घाटियाँ थी, वहाँ पे ये लोग निवास करते थे। राइज ऑफ एग्रीकल्चर, अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर यहाँ बढ़ा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होने लगे। मीन्स अब ये पूरी तरीके से चरवाहे बन चुके थे। अब ये ब्रीडिंग भी करते थे, अच्छे अमाउंट में ब्रीडिंग करते थे, जैसे काऊ का, गोट का, शिप। और न्यू टेक्निक ऑफ, अब इनके पास वीविंग, सिलाई के लिए भी इनके नए टेक्निक्स आ गए, या और कपड़े, टेक्सटाइल्स भी। और पॉटरी भी बनाने लगे थे, क्राफ्टिंग और क्राफ्ट का भी काम करने लगे थे।
और टूल्स को भी तराशने लगे थे फ्रॉम स्टोन्स के ज़रिए, ठीक है, और बोन्स का इस्तेमाल करते थे हथियार बनाने के लिए, और अदर मटेरियल्स भी अब आजकल मिलने लगे थे इस टाइम पे, जैसे आइवरी आ गए थे सील बनाने के लिए। अब इन्वेंशन ऑफ व्हील जो इस सदी का जो बहुत ही न्यूलिथिक पीरियड का जो सबसे अहम आविष्कार था वो था इन्वेंशन ऑफ व्हील, जिस इन्वेंशन ऑफ व्हील की वजह से कहीं पर भी ट्रैवलिंग बहुत आसान हो गई थी इनके लिए। अब इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर में से आखिरी होते होते एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगे। सेटल कम्युनिटी, पीपल लिविंग इन विलेजेस, अब गांव की तरह ये चीज़ें बनने लगी थी, मतलब सब समझ लीजिए कि झोपड़ियाँ और आपके एक पेस्टोरल जो फार्मर्स होते हैं जिनके घिराव जैसे किया जाता है इन जानवरों को रखने के लिए, वो सब बनने लगे, है ना, अस्तबल जैसे घोड़े रखने के लिए जैसे अस्तबल होता है, और घेराव लगाने लगे जानवरों के पालन नहर के लिए। और एग्रीकल्चर करते थे तो अब ज़मीन में एग्रीकल्चर करेंगे तो उनके तो निशान रहेंगे ही, है ना, तो वो भी एक एविडेंसेस में मिले थे हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अलग अलग क्षेत्रों से मिले थे, जैसे मेहरगढ़ से एक आपको मैंने बताया था, है ना। सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस आने लगे। अब चूँकि सोशली कैसे चेंज होंगे, लोग इंटरेक्ट हो रहे थे एक दूसरों से, और कल्चरल चेंजेस हो रहे थे, जैसे मेसोपोटामिया, आईबीसी के कुछ और कल्चर होंगे, ग्रीक के कुछ और कल्चर थे, यूनान जिनको कहते हैं यूनानी, आपने सुना ही होगा, यूनानी हिंदी शब्द है, यूनान कहते थे, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन जब आपस में एक दूसरे से मिलते थे ट्रेडिंग के बहाने, इकोनॉमिक को बढ़ाने के बहाने, अब चूँकि वहाँ कुछ उगाया जा रहा है जो इधर नहीं उगाया जा रहा, और इधर कुछ ग्रोन हो रहा है वो उधर नहीं हो रहा है, तो ऐसे में चीज़ों का एक्सचेंज होता था जिससे व्यापार बढ़ता था, इकोनॉमी बढ़ती थी, और बढ़ने की वजह से कल्चर चेंजेस और बदलाव आते थे। और चाहे वो कल्चरल चेंजेस आपकी रहन सहन, खाने पीने, उठने बैठने में दिखाई दे, पर वो नज़र आने लगे थे। अब हम बात करते हैं आर्कोलॉजिकल साइट जो न्यूलिथिक का था, वो चंदहुदड़ो, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ये कुछ शहर हैं उनमें से खास तरीन शहर। राइज ऑफ मेगालिथ कल्चर, मेगालिथ कल्चर क्या था, जब ब्यूरियल एक साथ एक जगह पे एक सर्कुलर पाथ में किए जाते हैं, ब्यूरियल्स मीन्स दफन किए जाते हैं किसी व्यक्ति को, शख्स को, तो हम वो मेगालिथ कहते हैं जब उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर हम रख देते हैं जो कि सर्कुलर राउंड में होते हैं। तो ऐसे 500 पत्थर के घेरे कहीं कहीं पे मिले हैं जिसको बड़े बड़े या फिर बड़े बड़े पत्थर मेगालिथ के नाम से जिनको जाना जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्टोन मोनूमेंट्स एंड ब्यूरियल साइट्स, जैसे कि देखिए आप लिखा ही हुआ है यहाँ पे, लार्ज कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज ब्यूरियल साइट्स होते हैं बड़े बड़े पत्थरों के। अब ये ट्रांजिशनल पीरियड भी है, आखिरी आते हैं क्योंकि ये कॉपर एज में भी एंटर कर रहा है ये क्षेत्र में से ये पीरियड, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूलिथिक एज 6000 से 3500 BC मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे, बट नीचे मैंने आपको 7000 टू 6000 यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, और 2000 आगे मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ये एमर्जिंग भी है। इनके बीच में जो चेंजेस हुए हैं, जो एग्जैक्ट न्यूलिथिक का टाइम हो 7000 6000 से स्टार्टिंग होता है, आप समझिए इस चीज़ को। मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, ये डैश नहीं है, या तो 7000 या तो 6000 के लिए है, और 6000 या 7000 आप उसको समझ लीजिए, वहाँ से 2000 तक के लिए है, और 3500 तो एग्जैक्ट न्यूलिथिक है, फिर बाद में ट्रांजिशन होता है तो वहाँ पे कॉपर एज आ जाता है 2000 BC तक। तो आपने यहाँ पे बहुत अच्छा इस चीज़ को समझा होगा, मेरे हिसाब लगा सकता हूँ जैसे कि, और जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूलिथिक के जो टूल्स थे, आपने मेसोलिथिक का तो देख ही लिया है, अब ये देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा पॉलिश्ड हैं, शार्प्ड हैं, और हैंडल अलग है, और जो दोनों साइड हैं वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक दूसरे से, जैसे कि एक साइड प्लेन है दूसरे साइड दांते बने हुए हैं, जैसे आजकल के हम लोग चाकू यूज़ करते हैं, एक साइड शार्प रहता है दूसरा साइड एक दांता टाइप रहता है। एरो हेड्स हैं जो आपके तीर धनुष के लिए इस्तेमाल होते थे, रिंग स्टोन, है ना, सिकल, आप देख सकते हैं सिकल में, चलिए निशान लगा देता हूँ वरना फिर आप सोचेंगे कि किसी किसी क्या क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। तो ये सिकल जैसे हो गया, ये आपका देख ही ले, ये तो आप देख ही सकते हैं, एरो हेड जिसे कहते हैं, ये सॉरी ये फ्लिंट है, ये फ्लिंट है, मैं सिकल बोल रहा हूँ गलती से, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो रेड से ये देखिए आप
ये एरो हेड हो गया, ये आपके सिकल हो गया, ये आपका फ्लिंट हो गया, या फिर ये स्टोन मीन्स वुडन स्टोन, क्या बोलते हैं उसको, रिंग स्टोन, हाँ। ये प्लग हो गया, प्लग करने वाला मीन्स खुदाई करने वाला। हरपून, ये हरपून हो गया। हरपून क्या होता है, मछली पकड़ने वाला, रस्सी डाल के मछली पकड़ने वाला, ये हरपून। और ये जो आपके हो गए ये पॉली, ये एक्स कहाँ है, एक्स यहाँ पे हल्का सा एक्स छुपा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर चले गए हैं इमेजेस। एक्स समझ लीजिए कुछ इस तरह से रहते हैं, मैं अब बना देता हूँ। इस तरह से एक्स रहते हैं, तो ये एक्स यहीं पे है ना, हाँ। ठीक है, चलिए। और इनकी जो लोकेशन है इंडस वैली, जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको, आजकल यहाँ पे पाकिस्तान में ही पड़ता है इंडस वैली। तो अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए फिर हम यहीं ख़त्म करते हैं फ़िलहाल के लिए। ये हमारे न्यूलिथिक तक के हो गए थे। अब हम क्या बचा है हमारे पास, चलिए हम देख लेते हैं, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ही पोस्ट करेंगे। तो न्यूलिथिक मीन्स आप समझ लीजिए कि यहाँ तक ये पहले हिस्से में, अभी पहले पार्ट में हो गया है। अगले 2 पार्ट में मैं प्रोटो और हिस्ट्री को करवा दूंगा, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री को। तो अभी जो ख़त्म होने वाला जो टॉपिक था वो यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गया है। और आप चाहें तो नोट्स के लिए कमेंट भी कर सकते हैं, वरना इसी से वीडियो से ही नोट्स आप बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप देख के वीडियो को देख के ही आप बनाएंगे धीरे धीरे करके, तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी। लेकिन अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और सिंपली बस पढ़ना है, तो आप एक बार वीडियो देखें हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, जैसे मैंने रेड से मेंशन किया होगा। आपने नज़र, आपने जैसे देखिए यहाँ पे आपने देखा ही होगा, रेड से मैंने मेंशन किया है। और कुछ कुछ आप अपने से भी देख सकते हैं पढ़ने के बाद कि इसमें से क्या क्या खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसे मेंशन कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और आपको याद भी हो जाएगा, ये फ़ायदे में रहेंगे आप। चलिए, तो मैं आपसे अब अलविदा लेता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।